एक शहर में एक खूबसूरत और समझदार रानी का राज था। उसका नाम रानी आर्टी था। रानी आर्टी का चेहरा इतना निखरा हुआ था कि हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था। रात को शहर में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोग कहने लगे थे कि शहर के आसपास एक नागिन और ने अपनी चक्रव्यूह में लोगों को फंसा लिया है। ऐसे कई लोग मारे गए थे और उनके आंखों का रंग बदल चुका था, जैसे किसी अजीब हवा का असर हो उन पर। एक दिन रानी आर्टी के महल के बाहर एक भयावह आवाज सुनाई दी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब उन्होंने महल के अंदर जाने की कोशिश की तो किसी ने उन्हें रोका नहीं। रानी आर्टी का एक पुराना दोस्त भी वहां था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम भी था। इंस्पेक्टर विक्रम को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने रानी के महल की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही उसने महल के अंदर घुसना शुरू किया, रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा हुआ। वह जैसे ही महल के अंदर बढ़ा, अचानक एक अजीब खतरनाक धुआं फैला और एक सर्प जैसे आकार का साया सामने आ गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने देखा कि वह साया किसी नागिन के रूप में बदलने लगा था। नागिन की आंखें आग की तरह जल रही थीं। विक्रम ने सोचा, क्या यह वही नागिन है जो शहर में इतने लोगों को मार चुकी है? लेकिन जैसे ही उसने नागिन से लड़ने की सोची, वही खूबसूरत रानी आर्टी महल से बाहर आई और उसने कहा, विक्रम, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। यह सब मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। रानी आर्टी ने इंस्पेक्टर विक्रम को एक गहरे राज से अवगत कराया। वह नागिन उसकी सौतेली मां थी, जो एक काले जादू के प्रभाव में थी और शहर के लोगों का शिकार कर रही थी। रानी को अपनी सौतेली मां को रोकने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपनी असली शक्ति को जागृत करे। इंस्पेक्टर विक्रम ने रानी की मदद करने का निर्णय लिया। वे दोनों मिलकर नागिन का सामना करने महल के तहखाने में पहुंचे। वहां एक पुरानी जड़ी बूटी का मंत्र था जो नागिन के जादू को तोड़ सकता था। अंत में रानी आर्टी और विक्रम ने मिलकर उस जादू को समाप्त किया और नागिन की असली पहचान सामने आई। वह कोई और नहीं, रानी आर्टी की सौतेली मां ही थी, जिसने अपने काले जादू के बल पर एक खतरनाक नागिन का रूप धारण किया था। रानी आर्टी ने पुलिस और इंस्पेक्टर विक्रम का धन्यवाद किया और शहर को नागिन के आतंक से मुक्त कर दिया। अब शहर में शांति थी, लेकिन रानी आर्टी की आंखों में उस घटना का गहरा राज हमेशा के लिए रह गया था। शहर में नागिन का आतंक खत्म होने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे थे। रानी आर्टी और इंस्पेक्टर विक्रम की बहादुरी की चर्चा हर तरफ थी, लेकिन रानी आर्टी जानती थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रात के सन्नाटे में जब रानी अपने कक्ष में अकेली थी, उसे फिर से वही नागिन की फुफकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो महल की दीवारों पर एक काली छाया रेंग रही थी। रानी ने तुरंत अपने सुरक्षा गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। तभी इंस्पेक्टर विक्रम वहां आ गए, जो रानी के सुरक्षा के लिए महल में ही ठहरे हुए थे। विक्रम ने रानी से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? रानी ने कहा, वो नागिन फिर वापस आ गई है विक्रम, मैंने उसकी परछाई देखी। मुझे यकीन है कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। विक्रम ने माहौल को जांचने के लिए महल के हर कोने की तलाशी शुरू की। तभी महल के तहखाने से एक धीमी लेकिन अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों ने धीरे धीरे तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना ताबीज जमीन पर रखा हुआ था और उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। यह ताबीज यहीं क्यों रखा है और यह चमक क्यों रही है? रानी ने हैरानी से पूछा। विक्रम ने ताबीज को उठाया और कहा, शायद यह वही ताबीज है जिसके जरिए नागिन ने अपनी शक्तियां हासिल की थीं। लेकिन सवाल यह है कि इसे यहां किसने रखा है? तभी अचानक एक तेज हवा चली और ताबीज उनके हाथों से निकलकर हवा में तैरने लगा। हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं नागिन का सिर्फ एक हिस्सा थी। असली शक्ति अब भी जीवित है। रानी और विक्रम को समझ में आ गया कि नागिन की असली आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है और उसने अपनी शक्तियों को बचाने के लिए ताबीज का सहारा लिया है। रानी ने विक्रम से कहा, हमें इस ताबीज को नष्ट करना होगा, लेकिन यह इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें उस जंगल में जाना होगा जहां नागिन ने अपनी शक्तियों को जागृत किया था। जंगल की ओर रानी और विक्रम रातों रात उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पर सांपों की मूर्तियां लगी हुई थीं और वहां का माहौल बेहद खौफनाक था।
तभी मंदिर के अंदर से एक औरत निकली। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें ठीक वैसी ही चमक रही थीं जैसे नागिन की। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शक्तियों को कमजोर किया, लेकिन अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। विक्रम ने बंदूक निकाली, लेकिन उसकी गोलियां उस औरत पर बेअसर रहीं। वह औरत अचानक नागिन का रूप ले चुकी थी। उसने विक्रम और रानी पर हमला कर दिया। रानी ने हिम्मत दिखाते हुए मंदिर के अंदर रखे एक त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल से नागिन की तरफ बढ़ते हुए रानी ने कहा, तुम्हारी असली शक्तियां इसी ताबीज में हैं। आज मैं इसे खत्म करके तुम्हारा अंत कर दूंगी। जैसे ही रानी ने ताबीज को त्रिशूल से छेद दिया, एक तेज चीख गूंजी और नागिन की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। मंदिर हिलने लगा, जैसे वह टूटने वाला हो। रानी और विक्रम वहां से बाहर भागे। शांति की वापसी। नागिन की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। शहर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रानी आर्टी ने एक बात समझ ली थी, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और साहस के आगे टिक नहीं सकती। इंस्पेक्टर विक्रम ने रानी को सलाम किया और कहा, आपकी हिम्मत ने ही इस शहर को बचाया। रानी मुस्कुराई और बोली, और आपकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। नागिन की शक्तियां नष्ट होने के बाद रानी आर्टी और इंस्पेक्टर विक्रम ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। शहर में शांति लौट आई थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद शहर में एक बार फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना था कि जो लोग नागिन के हमले में मारे गए थे, उनके कब्रिस्तान के आसपास रात में सांपों का झुंड देखा गया है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रानी और विक्रम को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। कब्रिस्तान का रहस्य। रानी और विक्रम ने उस कब्रिस्तान की ओर जाने का फैसला किया। रात का समय था और आसमान बादलों से ढका हुआ था। कब्रिस्तान में अजीब सी ठंडक और एक डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ कब्रों के पत्थर टूटे हुए थे और जमीन से सांप रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा। तभी रानी ने एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ देखा। वह प्राचीन नाग भाषा में था। रानी ने मंदिर में देखी प्राचीन किताबों से यह भाषा सीखी थी। उसने पढ़ा, यहां नागवंश का अभिशाप छुपा है। जो इसे जगाएगा उसका अंत निश्चित है। विक्रम ने पूछा, इसका मतलब क्या है रानी? रानी ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ नागिन का अंत नहीं था। नागवंश के कुछ और हिस्से अभी भी जीवित हैं। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, वरना यह बुराई फिर से जाग सकती। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। रानी और विक्रम ने गड्ढे के अंदर झांका तो उन्हें वहां एक प्राचीन मूर्ति और कुछ जले हुए दीपक दिखे। तभी अचानक एक तेज हवा चली और चारों ओर सर्पिल धुएं का गुबार उठने लगा। उस धुएं में नागिन की छवि दिखाई दी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन नागवंश की शक्ति को खत्म करना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरी शक्ति अब इस मूर्ति में समा चुकी है। रानी ने समझा कि इस मूर्ति को नष्ट करना ही अब अंतिम उपाय है। लेकिन मूर्ति तक पहुंचते ही सांपों का एक बड़ा झुंड उन पर हमला करने लगा। विक्रम ने अपनी बंदूक से फायर किया, लेकिन गोलियां सांपों को रोक नहीं पा रही थीं। रानी ने अपनी सूझबूझ से गड्ढे के पास रखे दीपकों में आग जलाई। उसने एक मंत्र पढ़ा जो उसे मंदिर की किताबों से याद था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, धुएं में बसी नागिन की छवि चिल्लाई और मूर्ति के साथ वह जलने लगी। सांप भी जलकर खाक हो गए। अंतिम चेतावनी। मूर्ति नष्ट होने के बाद कब्रिस्तान शांत हो गया। रानी और विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक आखिरी आवाज गूंजी, नागवंश पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जब भी लोभ, अहंकार और बुराई बढ़ेगी, नागवंश फिर जागेगा। रानी और विक्रम ने इसे सुना और समझा कि यह लड़ाई सिर्फ बुराई के प्रतीकों से नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर की बुराई से भी है। शहर में शांति। रानी ने नागवंश की आखिरी निशानियों को नष्ट कर दिया। विक्रम ने रानी से कहा, आपने जो किया वह एक सच्चे योद्धा की तरह था। इस शहर को आप पर गर्व है। रानी मुस्कुराई और बोली, शांति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुराई कभी भी कहीं से भी उठ सकती है। इसके बाद रानी और विक्रम ने शहर को फिर से सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। लेकिन उन्होंने नागवंश की चेतावनी को हमेशा याद रखा।